Good afternoon, students. Myself, Miss Bindu, your bio teacher, and here is your lecture number 6 for medical class. Okay, 11th medical. And beta, please mention your date. ठीक है, 16/4/2020. ठीक है, before writing anything in your notebook, you have to mention your date. Okay. So, in our previous lectures, we have discussed about your subject. हमने bio के बारे में पढ़ा, ठीक है. Next we move on basics of biology, where we discussed about different branches of biology. Then we move on fathers and various branches of biology, ठीक है. And you have to learn about it, ठीक है. आपको इन सब चीजों के बारे में याद करना पड़ेगा. आगे बात समझ में, ठीक है. अब देखिए, आज से हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. आज से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली आपके पास 5 यूनिट्स रहेंगी 11th क्लास में, एंड दे आर कवरिंग योर 22 चैप्टर्स. ठीक है. फिजिक्स और केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चैप्टर आपके बायो में ही है, और काफी लेंदी है. 12th के रेस्पेक्ट में 11th आपकी काफी लेंदी है, ठीक है ना. बट डोंट वरी अबाउट दैट, हम सिलेबस टाइम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना. और आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज योर 3rd यूनिट, एंड इन 3rd यूनिट वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 8. ठीक है. 3rd यूनिट जो है आपकी दैट इज साइटोलॉजी. ठीक है. जो हमारी यूनिट है उस पूरी यूनिट को ही हमने क्या नाम दिया है, साइटोलॉजी. नाउ लेट मी नो व्हाट इज साइटोलॉजी. आपको मैंने पहले भी पढ़ा है. साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल. अगर बेसिक से डेफिनेशन हम देखें तो स्टडी ऑफ सेल कहेंगे इसे. आगे बात समझ में, ठीक है ना. तो देखो, साइटोलॉजी के अंदर बेसिकली आपके 3 चैप्टर्स हैं बेटा. ठीक है. चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. अब ये मत कहना कि मैम आपने बीच से क्यों स्टार्ट किया. बेटा, जो फर्स्ट यूनिट है वो बहुत लेंथी है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वहां बहुत ही कम क्वेश्चन कवर कर रही है, ठीक है ना. बट अगर हम बात करें साइटोलॉजी की, थोड़ी सी आसान है, क्योंकि अभी आपने बायो पढ़ना स्टार्ट किया है थोड़ा डीप से, ठीक है. तो हम एक सिंपल सी यूनिट चूज कर रहे हैं, और यहाँ से यू मान के चलिए साइटोलॉजी अगर आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज कवरिंग नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन, ठीक है ना. साइटोलॉजी आपकी 8 से 10 क्वेश्चन कवर कर रही है. तो यू मान के चलिए कि 360 में से कितने नंबर की हो गई. अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो अगर हम एवरेज भी लेके चल रहे हैं 8 क्वेश्चंस का, तो आपके कितने हो गए, 8 4 जा 32, ठीक है ना. तो इस वजह से काफी स्कोरिंग यूनिट है और इजी यूनिट है, ठीक है ना. इसीलिए हम इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. आगे बात समझ में. तो देखो, स्टडी ऑफ सेल. अब इस पूरी यूनिट में हमने पढ़ना क्या है. देखो, हम सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हम सेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे. सेल है क्या, कितने टाइप के सेल होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग अबाउट सेल. सेकेंड जब हम मूव करेंगे तो वी विल मूव ऑन सेल बायो. इसी के अंदर ही एक और टर्म हम यूज करते हैं, सेल बायोलॉजी. ठीक है. सेल बायोलॉजी क्या है, देखो नो डाउट हम इनको एक जैसी टर्म कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल के मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स की बात करें, ठीक है ना, या सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें, तो देखो इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी. क्या कहोगे इसको, सेल बायोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है ना. वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेल बायो एंड साइटोलॉजी आर सेम, ठीक है. बट जब हम इसके मॉलिक्यूलर, सेल के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कैसी है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ बेसिकली आपका चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स का. हम देखेंगे कि सेल के अंदर किस किस टाइप के, केमिकली देखेंगे कि सेल में कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना. आगे बस में यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए, एवरीथिंग, ठीक है. और जो थर्ड पार्ट है इसका कि सेल डिवाइड कैसे कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज योर सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है. अब देखो, जब हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो यूनिट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ आपको पता है इसके बारे में, और कुछ हम नई इंफॉर्मेशन यहाँ से गेन करेंगे, ठीक है. तो देखो, हम सेल बायोलॉजी के बाद अगर हम देखें सेल साइटोलॉजी टर्म किसने दी थी, द टर्म साइटोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय हर्टविग, ठीक है.
देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है और लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगी डायरेक्टली, कुछ भी लिखवाऊंगी नहीं, यहाँ से आपको कुछ कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, जिनमें यही सारी चीजें बताई हुई हैं, दैट यू हैव टू स्टडी, दैट यू हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ सिर्फ हम समझाएंगे आपको आज, अब से ऐसे ही है, मैं यहाँ सिर्फ समझाऊंगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ सिर्फ समझाने का काम होगा, ठीक है। पहले की तरह नहीं कि सब कुछ पहले लिखा हुआ है, ऐसा नहीं रहेगा। आगे बात समझ में, तो हम बात कर रहे थे टर्म साइटोलॉजी वॉज प्रपोज्ड बाय हर्टविग, ठीक है। साइटोलॉजी टर्म किसने दी थी? हर्टविग ने दी थी। आगे बात समझ में, नेक्स्ट इज योर, आपने पढ़ा है सभी ने, फादर ऑफ साइटोलॉजी पढ़ा है ना। कौन है फादर ऑफ साइटोलॉजी? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कौन है? बताया था मैंने आपको, ठीक है। इज रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है सेल के बारे में हमें बताया था। आज हम ये पूरा का पूरा डिस्कवरी ऑफ सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कम्प्लीटली समझेंगे भी। आगे बस समझ में, तो रॉबर्ट हुक ने हमें किसके बारे में बताया था? सेल के बारे में बताया था, एंड ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन अगर बात करें हम फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है ना, मॉडर्न साइटोलॉजी की बात की जाए, जैसे एक्सपेरिमेंटल व्यूज की बात की जाए, वहां हम किसका नाम जानते हैं? वहां हम नाम बोलते हैं स्वेंसन का, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? स्वेंसन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ जो है यू मान के चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव टू लर्न अबाउट साइटोलॉजी। लेकिन देखो, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल के बारे में किसके अंदर बताया था? एक बुक थी उनकी, माइक्रोग्राफिया, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, वहां पे लिखा था, ठीक है। और स्वेंसन ने जो बुक लिखी थी वो बुक का नाम क्या था? दी सेल। इसकी बुक का नाम क्या था? दी सेल नाम है, ठीक है ना। और इन्होंने जो बुक दी थी उसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। पूरी की पूरी बुक में सेल के बारे में पूरा डिस्कशन नहीं है, बट उसके एक पेज पे सेल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। मैं आगे समझाऊंगी इसके बारे में भी आपको। तो ये बुक का नाम भी हमें याद रखना है, स्वेंसन की बुक थी दी सेल, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन साइटोलॉजिस्ट की बात करें, इंडियन साइटोलॉजिस्ट, तो इंडियन साइटोलॉजिस्ट के अंदर किसका नाम लिया जाता है? A.K. शर्मा का, ठीक है ना, A.K. शर्मा। ये नाम जस्ट आपको लर्न करने हैं, कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करना। A.K. शर्मा, ठीक है। अब देखो, NCERT में जब आप ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तो देखो, हर यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक एक साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। अब कई बार क्वेश्चन वहां से भी आ जाता है, हमें NCERT की एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल एक वर्ड, एक लाइन, क्या कुछ भी नहीं छोड़ना है NCERT का, एवरीथिंग वी हैव टू कवर। तो देखो, वहां पे अगर हम NCERT डोज की बात करें तो वहां आपको एक नाम मिलेगा जो है रामाचंद्रन का, ठीक है ना। जो नाम है रामाचंद्रन का नाम मिलेगा, G.N. रामाचंद्रन, G.N. रामाचंद्रन, ठीक है। ये इंडिया से ही है और इन्होंने अपनी जो PhD है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी, ठीक है ना। और इन्होंने एक रामाचंद्रन प्लॉट बताया था, ठीक है, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्होंने क्या बताया था? रामाचंद्रन प्लॉट बताया था। अभी आपके सिलेबस में नहीं है रामाचंद्रन प्लॉट, आपके हायर स्टडीज में आता है, ठीक है। इनके नाम से ही रखा गया था रामाचंद्रन प्लॉट। तो मेड्रास के अंदर जो है जो पॉलीमर्स है, ठीक है ना, बायोपॉलीमर्स की स्टडी के ऊपर स्टडी की जाती है। मेड्रास में एक जो है बायोपॉलीमर स्कूल के नाम से है, एक कॉलेज है, ठीक है ना। वहां पे उन्होंने मेड्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, कंप्लीट नाम क्या है? मेड्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, ठीक है ना। वहां पे उन्होंने उसके फाउंडर हैं ये, ठीक है ना। और इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी? इन्होंने बताया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और कौन से प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था? कोलेजन प्रोटीन, ठीक है ना। आपकी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर सबसे जो है अबंडेंट अमाउंट में जो प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन कौन सा होता है?
कोलेजन प्रोटीन होता है। आगे बात समझ में, हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, प्रोटीन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। बट अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन किसने दिया था, तो क्या नाम याद रखोगे? रामाचंद्रन का नाम याद रखोगे, और इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक है कंप्लीट यूनिट के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इस चैप्टर में, दिस इज योर चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है जहां पे हमें पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो है यही आता है कि सेल है क्या, ठीक है। अब सेल को समझने के लिए हमने नो डाउट हम डेफिनेशन करेंगे, बट देखो जब हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम सेल को पढ़ रहे हैं तो सेल के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि सेल को हम देखेंगे कैसे, ठीक है। नो डाउट सेल कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सामने आ गई और हमने देख लिया, ऐसा तो है नहीं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या मतलब होता है? देखो सेल फ्रैक्शनेशन का, देखो वर्ड पे जाओ, क्या फ्रैक्शनेट कर देना किसी चीज को, यानी कि सेपरेट कर देना, ठीक है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। क्या किया जाता है सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर, मैं सिर्फ प्रोसेस समझा रही हूँ, डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में मिल जाएगी। क्या किया जाता है, मान लो सेल है, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए हमें करना क्या है, उसकी होमोजिनेशन करनी है। होमोजिनेशन के लिए उसके जो है सारे कंपोजिशन को इकट्ठा एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है और उसकी सेल मेम्ब्रेन को हमें डाइजेस्ट कर देना है, सिर्फ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को, सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन को नहीं। तो अब क्या होगा, होमोजिनाइजेशन होने के बाद फिर उसको सेंट्रिफिकेशन मशीन के अंदर डाला जाता है। सेंट्रिफिकेशन मशीन आपकी क्या है, जैसे मान लो आपने देखा होगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स सभी को पता है, ठीक है ना, जब सर्कुलर मोशन में जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि आपकी मम्मा क्या निकालती है, घी निकालती है ना दही में से, ठीक है। तो उसी बेस पे, मॉलिक्यूलर मास के बेस पे क्या होते हैं, चीजें सेपरेट हो जाती हैं, डेंसिटी के बेस पे यूं कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो हल्की चीज है वो ऊपर आ जाती है और जो भारी चीज है वो नीचे, मक्खन ऊपर रह जाता है और जो लस्सी है वो नीचे रह जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो चीज भारी है वो नीचे, उससे थोड़ी हल्की और ऊपर, उससे थोड़ी हल्की और ऊपर, तो ये क्या है, फ्रैक्शनेशन हो गया। तो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्रिजर्व करके, प्रिजर्व यानी कि उनकी जो बेसिक कंपोजिशन है या उनका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खराब नहीं किया जाता, ठीक है ना, वो सेम रहेगा, वो खराब नहीं होगा, सेल का ऑर्गेनल्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और जो है हमें क्या मिल जाएंगे, अलग अलग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम जब फ्रैक्शनेट कर लेंगे, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स जो है वो या तो तभी मर जाते हैं, कुछ एक है जो थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव करता है फिर मर जाता है, तो हम उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्रैक्शनेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस मेथड को जनरली हम बायोकेमिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं कि एक्चुअल में सेल के अंदर है क्या, आगे बात समझ में। और इस तरीके की अप्रोच जब हम रखते हैं, यानी कि आप बायो को, ठीक है, बायो को फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लेवल पे देख रहे हो, फिजिकल और केमिस्ट्री लेवल पे देख रहे हो, ठीक है, कंपोजिशन देख रहे हो मॉलिक्यूल्स की और कुछ फिजिक्स के फिनोमिनन्स यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस मतलब बायो को रिड्यूस करके और छोटे लेवल पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कहा जाता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या मतलब है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। देखो बायो में नो डाउट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की बात कर रहे हैं। बट अगर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम अगर हम जा रहे हैं तो वहां हम एक्सपेंड कर रहे हैं, सेल टर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं, सेल के ग्रुप से टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम एंड देन इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो वो एक्सपेंशन है, ठीक है ना, एक्सपेंशनिज्म। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, रिड्यूस करें, ठीक है, सेल से फिर सेल ऑर्गेनल से बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में फिर केमिकल्स आ गए और फिर उनको उनके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं,
ठीक है ना, चार्ज के बेस पे लगा लो, ठीक है, या फिर किसी भी फिजिकल फिनोमिनन की वजह से हो रही है, तो उस लेवल पे जाके जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोला, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया है, बट ये एनसीईआरटी में है और आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है, रिडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ बायोलॉजी टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायो को हमने रिड्यूस कर दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेवल पे, तो इसको हम रिडक्शनिस्ट बायो कहेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। नाउ द टर्म सेल, अब हम हमारा जो है सेल टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो छोटी क्लास में आपने सेल के बारे में क्या पढ़ा, व्हाट इज सेल, क्या पढ़ा है सेल के बारे में, सेल क्या होता है बेसिकली, शाबाश, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही पढ़ा है ना। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पूछ ले आपसे सेल है क्या एक्चुअल में, तो आप छोटी क्लास से ही क्या डेफिनेशन देते आ रहे हैं कि सेल क्या है, फंडामेंटल यानी कि बेसिक, फंडामेंटल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, समझ में आ गई बात, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब पूछे आपसे कि व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट एंड व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट। एनसीईआरटी के अंदर जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पैराग्राफ में बोल्ड सी हेडिंग है क्या, व्हाट इज सेल, ठीक है, वहीं पे ये डेफिनेशन दी हुई है रिड्यूस करके, अल्टीमेटली कंक्लूड करके, ठीक है ना। अब देखो इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहा, देखो सेल है क्या, देखो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई है। देखो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो बेटा किसी पर्सन ने एक जगह से चलना स्टार्ट किया, मान लो घर से बाहर गए, जाना नहीं है आपको घर से बाहर, ठीक है ना, लॉकडाउन चल रहा है तो घर से बाहर किसी को नहीं जाना है, बस सुनते रहो, जस्ट यू एज्यूम, ठीक है। कोई पर्सन घर से बाहर निकला, चलते चलते सबसे पहले उसने क्या देखा, एक ईंट पड़ी हुई है, ईंट को देखा, ठीक है। आगे रास्ते में गया तो उसने देखी एक झोपड़ी, ठीक है। फिर और आगे गया तो उसने देखा एक मान लो कोई घर देखा, ठीक है, पक्का मकान देखा, ठीक है, सीमेंटेड हाउस देखा। उससे आगे गया तो फिर उसने क्या देखा, कोई बड़ा सा ऑफिस देखा, फिर एक बंगलो देखा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग बिल्डिंग्स उसने देखी, ठीक है। तो देखो जब शुरू में उसने ब्रिक को देखा तो ब्रिक क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। फिर उसने आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, एक घर है, और घर किससे बना हुआ है, ब्रिक्स से बना हुआ है। फिर आगे जाके देखा तो उसने देखा कि सीमेंटेड हाउस है। तो देखो बेसिकली सीमेंटेड हाउस भी तो किससे बना है, उन ब्रिक्स से ही तो बना है, नो डाउट। ब्रिक्स की जो है हमने क्या बदल दी, शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, बट बना तो बेसिकली किससे है, ब्रिक्स से, ठीक है। और ऐसे करते करते उसने अलग अलग क्या देखे, स्ट्रक्चर्स देखे, अलग अलग बिल्डिंग्स देखी। तो यूं मान के चलो सेल वो एक सिंगल किसकी तरह है, ब्रिक की तरह, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है। यानी कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है, फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा है कि जो सिंगल सेल है, ठीक है, दैट इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। जैसे हम बात करें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि एक सेल की अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। और सेल ही वो छोटी से छोटी यूनिट है जो अकेले सारे बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए एनसीईआरटी ने कंक्लूड करके एक लाइन बोली है। लाइन क्या है, एनीथिंग लेस देन सेल
ठीक है, लेस देन अ कंप्लीट सेल, लेस देन अ कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, ठीक है, डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेल स्ट्रक्चर डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आगे बात समझ में, क्या मतलब है इस लाइन का, कि कोई भी चीज सेल स्ट्रक्चर से कम, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर से कोई भी छोटी चीज, ठीक है ना, वो डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसकी अपनी खुद की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। यानी कि ये लाइन किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, कि वाई सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों, देखो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने सेपरेट करके रख दिया, कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करेगा फिर मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका अपना एक बेसिक फंक्शन है, केवल वही वो कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, या जो भी उसका काम है वो करेगा। क्लोरोप्लास्ट सेपरेट कर दिया, वो सिर्फ अपना फंक्शन कर सकता है, ठीक है, लाइसोसोम है। तो इस तरीके से सेल के ऑर्गेनल्स को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो अपने रेस्पेक्टिव फंक्शंस कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद वो मर जाएंगे। लेकिन अगर एक यूनिट की बात करें, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है सेल के ऑर्गेनल्स लेवल पे, ठीक है, तो सेल का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, पर उसका अलग अलग पार्ट्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट्स वाई सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये थी बात बेसिक्स की कि सेल है क्या, ठीक है ना, और इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन दी है, ठीक है, असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी लेवल से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, विद इन एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इज योर डिस्कवरी ऑफ सेल। यहां से एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है, ठीक है, बट श्योरली तो नहीं कहेंगे, बट एक क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से होते हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जब डिस्कवरी शुरू में सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था, 1665 के अंदर, ठीक है, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जिसके बारे में हमने क्या कहा, फादर ऑफ साइटोलॉजी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ही वाज एग्जामिनिंग हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके अंदर क्या कर रहा था, एग्जामिनेशन कर रहा था कि वॉट एवर ही हैज डिजाइन्ड इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, जो भी उसने बनाया वो सही बना है या नहीं, तो वो ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्जर्व करने के लिए उसको अपनी लैब में कुछ नहीं मिला, तो उसने क्या सिलेक्ट किया, ही टेक अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, कॉर्क ऑफ ओक ट्री, ओक ट्री की जो है उसने क्या ली, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, डेड सेकेंडरी टिश्यू होता है, हम डिटेल से पढ़ेंगे कॉर्क क्या होता है, ठीक है ना। और जो कॉर्क उन्होंने यूज की थी वो कमर्शियल ट्री की थी, ठीक है ना, और ओक ट्री का जो एग्जैक्ट नेम होता है दैट इज क्वर्कस स्यूबर, क्वर्कस स्यूबर, ठीक है। तो उन्होंने कॉर्कस सुगर प्लांट का कॉर्क लिया था। कॉर्क क्या होता है, बेसिकली देखो ये सेकेंडरी टिश्यू होता है और इससे हम क्या बनाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज जगह पे अगर हमें उसे एयर टाइट और वाटर इम्परमिएबल बनाना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इसमें से इतना ज्यादा टाइट इसकी कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है कि इवन एयर और वाटर कुछ भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। सुब्रिन एक केमिकल है दैट इज पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना। मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, पर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सुब्रिन की कवरिंग की कोटिंग, मतलब सुब्रिन की प्रेजेंस की वजह से ये वाटर इम्परमिएबल होता है, प्लस एयर भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो कॉर्क को कहाँ यूज करते हैं, जो ग्लास की बॉटल होती है ना, वहां उस प्रीवियस टाइम में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में किसी बॉटल को अगर हमें एयर, उसके अंदर कोई केमिकल आपने रखा और एयर टाइट रखने के लिए हम कॉर्क से उसको कवर कर देते थे ताकि उसमें एयर और वाटर का कांटेक्ट ना हो, ठीक है। तो उसे कुछ नहीं मिला तो उसने वहीं से अपने लैब से ही क्या लिया, कॉर्क लिया और उसकी बहुत ही थिन स्लाइस बनाई, ठीक है। तो आपको प्लांट का नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में।
ठीक है। और कॉर्क की थिन स्लाइड को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के उसने देखा। तो व्हाट ही ऑब्जर्व, क्या देखा उसने? ही ऑब्जर्व्ड सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट्स देखे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। ठीक है, उन्होंने क्या देखे? कुछ कंपार्टमेंट्स देखे और ही नेम्ड देम सेलुले। ठीक है, क्या नाम दिया इसको? सेलुले। इसका मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो देखो ये एक लैटिन वर्ड है जिस अब उन्होंने सिर्फ सेलुले कहा। बाद में उन्होंने जब अपनी एक बुक पब्लिश की तो बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। उस बुक के अंदर एक पेज पे उन्होंने डिस्कस किया कि इस तरीके से माइक्रोस्कोप में व्हेन आई ऑब्जर्व्ड सम थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन माय माइक्रोस्कोप आई ऑब्जर्व्ड सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर सेलुले। बस इतना लिख के छोड़ दिया। ठीक है, बाकी फिर धीरे धीरे इस पे कोई काम नहीं हुआ। देखिए देखो, कॉर्क क्या है? एक डेड टिश्यू है। ठीक है, कॉर्क क्या है? एक डेड टिश्यू है और इसी वजह से कॉर्क जो है हम ये कहेंगे कि रॉबर्ट हुक ने किसको देखा था? ही ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स। ठीक है, उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। ठीक है, तो अब देखो 1676 के अंदर, इन 1676, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए एवी ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। पहले भी पढ़ा है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, एवी। देखो उस टाइम पे अगर सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोप अगर किसी के पास था तो ल्यूवेनहुक के पास ही था। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ही वॉज अ शॉपकीपर, वो शॉपकीपर था और जो है बट उसकी क्यूरियोसिटी बहुत थी कुछ डिजाइन करने की, तो माइक्रोस्कोप बनाना उसने स्टार्ट कर दिया था और सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप उसने बनाया था। तो उस टाइम उसने जो है सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा? उन्होंने रेन वाटर फ्रॉम सॉइल लिया। ध्यान रखना, रेन वाटर फ्रॉम सॉइल लिया। नॉर्मल रेन वाटर लोगे तो ऐसा जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि नॉर्मल वाटर बिल्कुल प्योर होता है रेन का। उन्होंने सॉइल में जो रेन वाटर इकट्ठा था वो सॉइल वाला रेन वाटर लिया और उसको अपने जो है माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, और ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स। ठीक है, फ्री लिविंग सेल। उसने फ्री लिविंग सेल्स को देखा और वो फ्री लिविंग सेल्स क्या थे? बैक्टीरिया। आगे बात समझ में। उसने क्या देखा? बैक्टीरिया को देखा। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को क्या देखा? फॉर द फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, और बैक्टीरिया जो थे वो मूविंग थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया? वाइल्ड एनिमेक्यूज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल के लिए सेलुलर टर्म किसने यूज की? ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा क्वेश्चन, सेल के लिए एनिमेक्यूज वर्ड किसने यूज किया? तो आंसर क्या होगा आपका? ल्यूवेनहुक ने। और देखो दोनों में डिफरेंस है, उसने डेड सेल के बारे में देखा था, इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? अलग अलग लेवल पे डिस्कवरी की। जब उन्होंने इसको नोटिस किया, ठीक है ना, तो नोटिस करने के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की। ठीक है ना, और उस बुक का नाम क्या रखा उन्होंने? उस बुक का नाम रखा द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता है। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ये बुक लिखी थी, उसमें उसने इसके बारे में बताया है। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया को देखने के बाद इन्होंने स्पर्म को, ह्यूमन स्पर्म को देखा, रेड ब्लड सेल्स को देखा, इसके अलावा प्रोटोजोन्स को देखा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि किन किन चीजों को देखा और किसको नहीं देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जर्व। 4 ऑप्शन रहेंगे किसी एक, तो 4 चीजें याद रखनी है आपको, बैक्टीरिया, स्पर्म, आरबीसी एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने क्या की थी? ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब देखो 1831 की बातें हैं। 1831 के अंदर 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? बताओ, शाबाश, आपने पढ़ा हुआ है। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और किसके अंदर डिस्कवर किया था? ऑर्चिड रूट सेल के अंदर।
ठीक है, ये सारी चीजें नो डाउट 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, कुछ चीजें पढ़ी होंगी, कुछ नया पढ़ रहे हो, ठीक है ना। दिस इज बेसिक्स ऑफ योर चैप्टर। आई बात समझ में। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर की थी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब धीरे धीरे देखो टाइम स्पेंड होने लगा, धीरे धीरे इसके ऊपर किसी ने कुछ भी जो है बातें नहीं कही, ये बातें यहीं तक जो है ये लोगों ने जस्ट दे दिया, और उसके बाद जो है कोई खास डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन 1824 के अंदर, 1824 में, ठीक है, ड्यूट्रोचेट नाम के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। 1824 में ड्यूट्रोचेट, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या दिया, उन्होंने सेल थ्योरी के लिए कॉन्सेप्ट दिया। आगे बात समझ में, ठीक है ना। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने आइडिया ऑफ सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी नहीं दी थी, जस्ट आइडिया ऑफ सेल थ्योरी दिया था, ठीक है ना। बाकी बस उन्होंने ये कहा था कि जस्ट सेल थ्योरी हमें बनानी चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहली बार ये बताया कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेल्स की जो यूनिट होती है वो जुड़ के टिश्यूज बनाती है, और टिश्यूज से फिर क्या बनता है, और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो है टिश्यूज जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, और टिश्यू खुद किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद देखो 1838 के अंदर, ठीक है, 1838 के अंदर, ठीक है, माथियास स्केल्डन, एम स्केल्डन, ठीक है, माथियास स्केल्डन नाम के साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, वो बॉटनी से थे, जर्मन बॉटनी से थे, बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, हर प्लांट के अंदर क्या है, जो है एक थिन, हर प्लांट जो है किससे बनता है, सेल से और टिश्यूज से मिलकर बनता है। तो उन्होंने सिर्फ प्लांट्स के बारे में ये सब चीजें डिस्कस की। ये लाइन जो है एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन क्या है, ऑल प्लांट्स आर composed of different kinds of cells which form the tissues, ठीक है, टिश्यू ऑफ द प्लांट। आगे बात समझ में, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना, आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। ये बात किसने कही थी, एम स्केल्डन ने। उन्होंने कहा कि प्लांट में, हर प्लांट में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, और प्लस क्या है, यही क्या बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बना रहे हैं, किसके अंदर, प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पे, ठीक है ना, 1839 के अंदर, ठीक है, एक साइंटिस्ट आए, थ्योडर स्वान, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि हर सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पहली बात क्या बताई कि each cell have a thin membrane, और आज के दिन हम इस मेम्ब्रेन को क्या